हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द IMB एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम कर रहे हैं द पी ब्लॉक एलिमेंट्स के केमिस्ट्री के नीट प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन 1988 से लेकर नीट 2022 तक के नीट 2021 एंड 2022 के जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल लास्ट के अंदर इस वीडियो के अंदर मिलेंगे। इसके अलावा इससे पहले वाले हमारे चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो आपको चैनल पर प्लेलिस्ट का सेक्शन मिल जाएगा, जहां पर आप ये सब इससे पहले वाले चैप्टर भी आप देख सकते हो या फिर वीडियो सेक्शन के अंदर भी चेक कर सकते हो। अब यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर मैं आपको साथ के साथ ये भी बताता रहूँगा कि अगर कोई क्वेश्चन है वो NCERT में उसका आंसर किस पेज नंबर पे किस पैरा के अंदर दिया हुआ है, ये भी मैंने एक चीज़ साथ में ऐड कर दी है, जहाँ पर अब हर एक क्वेश्चन के साथ में हम ये बताने की कोशिश करेंगे अगर NCERT से है तो NCERT में किस पेज नंबर से आया हुआ है। ओके तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन आता है वो आता है ग्रुप 13 से। अब देखिए पी ब्लॉक ये क्लास 11th वाला है, जहाँ पे केवल हम ग्रुप 13 एंड ग्रुप 14 के क्वेश्चन यहाँ पर देखने वाले हैं। तो यहाँ पर हमारा जो है वो ग्रुप 13 एलिमेंट यानी द बोरोन फैमिली है। यहाँ से नीट 2018 में क्वेश्चन आ चुका है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस इन ग्रुप 13 एलिमेंट इज, यानी हमें करेक्ट ऑर्डर बताना है एटॉमिक रेडियस का कि कैसा होगा। यहाँ पे बेरिलियम, एल्यूमिनियम, उसके बाद में यहाँ पर है इंडियम या फिर यहाँ पर आएगा हमारे पास में गैलियम या फिर थेलियम। तो ये हमें बताना है कि किस टाइप से सबसे बड़ा साइज होगा और किसका सबसे स्मॉल साइज होगा। तो देखिए डाउन द ग्रुप जब हम जाते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, साइज इंक्रीज होता है। बट यहाँ पर NCERT में पेज नंबर 317 जहाँ पे एटॉमिक रेडियस वाला पैराग्राफ है NCERT के अंदर ही, वहाँ पर ये साफ साफ लिख रखा है कि यहाँ पर जो साइज़ है गैलियम का वो स्मॉल होता है और एल्यूमिनियम का जो साइज़ होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है। क्लियर है? तो ये साफ साफ NCERT के अंदर मेंशन किया हुआ है। तो अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक एक्सेप्शन आ जाता है उसकी वजह से। तो यहाँ पर क्या होगा, जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन डी। सबसे पहले आता है बेरिलियम, देन आना तो चाहिए था एल्यूमिनियम, बट यहाँ पे एक्सेप्शन है, एल्यूमिनियम का साइज थोड़ा सा बड़ा होता है और गैलियम का थोड़ा सा स्मॉल होता है। तो इसीलिए यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन डी। बता रहा हूँ फिर से, NCERT पेज नंबर 317 पे ये मेंशन किया हुआ है। क्लियर है? क्योंकि गैलियम के अंदर एडिशनल 10d इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, उसकी वजह से उसका स्क्रीनिंग इफेक्ट थोड़ा सा कम हो जाता है, तो इसी वजह से ये चीज़ें होती है। ओके नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा नीट 2016 में आ चुका है फेज 2 में। AlF3 यानी एल्यूमिनियम जो ट्राइफ्लोराइड है इज सोल्यूबल इन HF ओनली इन प्रेजेंस ऑफ KF, इट इज़ ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ, यानी अगर हम एल्यूमिनियम ट्राइफ्लोराइड को देखें तो वैसे तो जनरली जो HF है उसमें वो इनसोल्यूबल होता है, बट अगर हम वहाँ पर केवल और केवल पोटेशियम फ्लोराइड जब डालेंगे तभी वो सोल्यूबल हो पाएगा, अगर ये नहीं डालेंगे तो वो सोल्यूबल नहीं हो पाएगा। इसकी वजह क्या है? अब आपको ये भी बता दूं कि ये भी NCERT में एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11.16। ये NCERT का क्वेश्चन है भैया, जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन दी हुई है ना वही ये क्वेश्चन उठा के दिया हुआ है केवल नीट के अंदर। फिर बता रहा हूँ, आप देख सकते हो एक्सरसाइज के अंदर इस चैप्टर के अंदर। ओके अब देखिए जनरली क्या होता है, जो एल्यूमिनियम ट्राइफ्लोराइड होता है वो HF के अंदर इनसोल्यूबल होता है। अगर वहाँ पर क्योंकि यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन के साथ में फ्लोराइड लगा है वो यहाँ से रिलीज नहीं हो पाता, उनकी अच्छी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है इस वजह से। क्लियर है? तो इसी वजह से वहाँ पे KF डाला जाता है और वहाँ पर उसी वजह से जो है वो KF डाला जाता है, ताकि यहाँ पर जो पोटेशियम से जो है वो फ्लोराइड अलग हो जाए और फिर यहाँ पर इसके साथ में अटैच हो जाए। और यहाँ पर उसके बाद में जो स्ट्रक्चर वो बनता है एल्यूमिनियम, यहाँ पे जो है उसकी वैलेंसी 6 तक चली जाती है। आपको भी पता है क्योंकि यहाँ पर डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है, इसके लिए एल्यूमिनियम की जो है वैलेंसी 6 तक जा सकती है। तो यहाँ पर ये स्ट्रक्चर बन के आता है। क्लियर हो गया? तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। ओके नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है, ये 2 बार क्वेश्चन आ चुका है AIPMT 2009 में और नीट 2015 में। द स्टेबिलिटी ऑफ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट अमॉन्ग एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम इंक्रीज इन द सीक्वेंस। +1 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो कैसे जाएगा, उसका सीक्वेंस क्या होगा, ये यहाँ पर पूछा है। क्लियर है? तो अब आपको ये भी बता दूं, ये भी NCERT में दिया हुआ है। NCERT पेज नंबर 318 के अंदर केमिकल प्रॉपर्टीज में दिया हुआ है डायरेक्ट ये जो सीक्वेंस है ना ये डायरेक्ट वहाँ पे एज इट इज़ लिखा हुआ है। अब +1 स्टेट जो होती है वो इंक्रीज होती है हैवी मेटल के अंदर, मतलब जैसे जैसे नीचे चलते रहेंगे तो +1 जो है वो ज़्यादा स्टेबल होती रहेगी और वहाँ पर ये है कि एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम यहाँ पर जो है वो स्टेबिलिटी ज़्यादा बढ़ती रहेगी। तो हमारा जो करेक्ट सीक्वेंस आएगा वो आएगा ऑप्शन ए वाला। क्लियर है? ओके नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोला गया एल्यूमिनियम 3 क्लोराइड
फॉर्म्स ए डाइमर बिकॉज एल्यूमिनियम, यहाँ पे बोला गया कि जो एल्यूमिनियम क्लोराइड है वो डाइमर बनाता है, क्यों बनाता है? बिलोंग्स टू थर्ड ग्रुप इसलिए, कैन हैव हायर कोऑर्डिनेशन नंबर इसलिए, कैन नॉट फॉर्म ए ट्राइमर इसलिए, या फिर हैव हाई आयनाइजेशन एनर्जी। वैसे तो 1995 में क्वेश्चन आया हुआ है, बट इसका भी आंसर एनसीईआरटी के पेज नंबर 319 पे आपको मिल जाएगा, जो कि प्रॉब्लम है 11.1, एग्जाम्पल दिया ना जो 11.1, बिल्कुल उसके ऊपर वाले पैराग्राफ में ये साफ साफ चीज़ें मेंशन की हुई है। अब क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर जो होता है वो 3D ऑर्बिटल आ जाता है, इसकी वजह से इसकी जो वैलेंसी होती है वो 4 से जाके बढ़ जाती है 6 तक, इसीलिए यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर क्या हो जाता है फिर कैन हैव ए हायर कोऑर्डिनेशन नंबर, तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स एंड एनोमलस प्रॉपर्टीज ऑफ बोरॉन। अब यहाँ पे बोला गया है नीट 2018 में क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज अनेबल टू फॉर्म MF63 माइनस आयन, यानी ये कौन नहीं बना सकता है? गैलियम नहीं बना सकता है, एल्यूमिनियम नहीं बना सकता है, इंडियम नहीं बना सकता है, या फिर बोरॉन नहीं बना सकता है। अब आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, ये एग्जाम्पल है 11.3 एनसीईआरटी का और कुछ नहीं है। नीट 2018 में हमारा क्वेश्चन आया हुआ है वो इसी चैप्टर का एग्जाम्पल है, एनसीईआरटी का 11.3 डायरेक्ट कुछ नहीं है उसमें। अब यहाँ पे बोरॉन में अवेलेबिलिटी नहीं होती, इसलिए उसकी वैलेंसी 6 तक नहीं जा सकती है, तो यहाँ पे जो बोरॉन है वो MF63 माइनस नहीं बना पाएगा, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर जो है वो 6 है AIPMT 2010 से, द टेंडेंसी ऑफ BF3 BCl3 BBr3 टू बिहेव एज ए लेविस एसिड डिक्रीज इन द सीक्वेंस। एक्चुअल में देखिए लेविस एसिड में होता क्या है, जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाते हैं साइज बढ़ता है, तो वहाँ पर जो एसिडिटी की स्ट्रेंथ है वो बढ़नी चाहिए। क्लियर है? ये साफ साफ यहाँ पे मेंशन किया गया। बट आपको बता दूं कि ये वाला जो पोर्शन है सेम इसी टाइप का क्वेश्चन नीट 2022 में आ चुका है, बट वो आया है जो नेक्स्ट हमारा ग्रुप है, कौन सा, जहाँ पे हेलोजन ग्रुप आते हैं, जो पी ब्लॉक है क्लास 12th के अंदर। ओके, क्लास 12th के अंदर जो पी ब्लॉक है वहाँ पे जो हेलोजन ग्रुप है वहाँ से ये आया है। और आपको वहाँ पे बता दूं कि वहाँ पे पेज नंबर होगा एनसीईआरटी में 201, पी ब्लॉक कौन सा, क्लास 12th वाला, वहाँ पे ये साफ साफ मेंशन किया हुआ है। और इससे नीट 2022 में भी क्वेश्चन आ चुका है, आपको फिर बता रहा हूँ। तो यहाँ पर जो सीक्वेंस होता है वो जनरली होना तो ऐसा चाहिए था कि यहाँ पे फ्लोरीन और फिर क्लोरीन और फिर ब्रोमीन, बट यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। और ये साफ साफ जो है वो पी ब्लॉक वाले जो बता रहा हूँ वहाँ पे उल्टा होता है। यहाँ पे क्या होता है, ये सीक्वेंस होता है, हमारा ब्रोमीन सबसे ज़्यादा एसिडिक, फिर क्लोरीन और फिर जो फ्लोरीन होता है, ये सीक्वेंस निकल कर आता है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। फिर बता रहा हूँ क्लास 12th में एनसीईआरटी में आ चुका है, पेज नंबर 201 है, और नीट 2022 में भी इस टाइप से क्वेश्चन आ चुका है। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर जो वो 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे सामने है, बोरोन कंपाउंड बिहेव एज लेविस एसिड बिकॉज ऑफ देयर। अरे भैया इतनी बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, लेविस एसिड, बोरोन कंपाउंड लेविस एसिड में क्यों बिहेव करती है? आयोनाइजेशन प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नेचर, एसिडिक नेचर, कोवेलेंट नेचर। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नेचर, क्योंकि जो बोरोन कंपाउंड होते हैं वो जनरली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं और वहाँ पे कोई उनके पास में वैलेंसी वगैरह भी नहीं बढ़ा सकते, तो इसलिए। अब आपको फिर बता रहा हूँ, ये एनसीईआरटी के पेज नंबर 320 पर मेंशन भी किया गया है। जो इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स ऐसे लिख के एक पैराग्राफ है, उसी के अंदर ये लिखा हुआ है सब कुछ, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, डायरेक्टली एनसीईआरटी से। ओके, नेक्स्ट हमारे पास में जो है वो टॉपिक है सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ बोरॉन। बोरॉन के कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स है, वहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, नीट 2016 में है। क्वेश्चन है, बोरिक एसिड इज एन एसिड बिकॉज इट्स मोलिक्यूल। कहा है कि बोरिक एसिड जो एक एसिड है, ऐसा क्यों ऐसा है? क्योंकि इसका मोलिक्यूल क्या करता है, contain replaceable hydrogen ion, gives up a proton, accept OH minus from water releasing proton, या फिर combine with proton from water molecule। अब आपको बात बताऊं, ये भी एनसीईआरटी से है। ये एग्जाम्पल है 11.4, क्या है ये? एग्जाम्पल है 11.4, डायरेक्टली एनसीईआरटी का पेज नंबर 321 देख लो। अब आप एनसीईआरटी अगर कर रहे हो, मैंने हर स्टूडेंट को बोलता हूँ कि एग्जाम्पल इन टेक्स्ट क्वेश्चन और एक्सरसाइज के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एनसीईआरटी में। अब आपके सामने इसीलिए मैंने ये स्टार्ट किया है बताना आपसे। तो यहाँ पर देखिए ये 11.4 है और डायरेक्टली यहाँ पर होता क्या है, बोरिक एसिड क्यों बिहेव करता है? क्योंकि ये जो है OH आयन को एक्सेप्ट कर लेता है वाटर रिलीजिंग प्रोटॉन से, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू ग्रेफाइट। आप देखिए ये ओल्ड एनसीईआरटी में था, जो ये इसको हटा दिया गया, पर पुरानी एनसीईआरटी अगर आप देखोगे वहाँ पे आपको मिल जाएगा। यहाँ पर जो बीएन होता है, बीएन क्लियर है, जो आपका बोरोन नाइट्राइड होता है उसको इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट बोलते हैं। इसका स्ट्रक्चर सिमिलर होता है कुछ ग्रेफाइट जैसा, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी।
ओके नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर जो है वो 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो 1999 में पूछा गया। द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बोरोन इन डाइबोरेन इज, यानी जो डाइबोरेन है उसमें किस टाइप का हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर मिलता है। अब आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, ये जो है ये क्वेश्चन जो 10 नंबर क्वेश्चन है ये हमारा फिगर 11.2 दी हुई है। फिगर 11.2 बी डायग्राम दिया हुआ है, उसके बिल्कुल नीचे ये सारी चीज़ें लिखी हुई है। एनसीईआरटी का पेज नंबर आपको 3/2022 बताएगा। अब इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, नीट 2022 में यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है, जो हम लास्ट में इस वीडियो के लास्ट में डिस्कस करेंगे। याद रख लेना ये क्वेश्चन आ चुका है। हाइब्रिडाइजेशन पूछा है डाइबोरोन में, यानी B2H6 के अंदर हमें हाइब्रिडाइजेशन पूछा है। सिंपल sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है यहाँ पर। क्लियर है, फिर बता रहा हूँ कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp3 डायरेक्टली मेंशन किया हुआ है फिगर 11.2 एनसीईआरटी का पेज नंबर 322। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 में देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट H3BO3 इज नॉट करेक्ट। अब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए H3BO3 है क्या आपका। H3BO3 है आपका ऑर्थोबोरिक एसिड, जिसको बोरिक एसिड भी बोला जाता है। क्लियर है। अब यहाँ पर पूछोगे कि यहाँ पर इसमें से अबाउट नॉट करेक्ट यानी इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी है। अब बता दूं, यहाँ पर एनसीईआरटी का पेज नंबर 320 और 321 पे पूरा ऑर्थोबोरिक एसिड दिया हुआ है, पूरे सारे बहुत सारे पैराग्राफ दिए हुए हैं। अब यहाँ पर देख लेते हैं क्या लिखा है, इट हैज़ ए लेयर स्ट्रक्चर इन विच प्लेनर BO3 यूनिट्स आर जॉइंड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। बिल्कुल करेक्ट, एनसीईआरटी में दिया भी हुआ है। इट डज नॉट एक्ट एज ए प्रोटोन डोनर बट एक्ट एज ए लेविस एसिड बाय एक्सेप्टिंग हाइड्रोक्सिल आयन। बिल्कुल सही, एनसीईआरटी में दिया भी हुआ है। इट इज ए स्ट्रॉन्ग ट्राई बेसिक एसिड, ये नहीं दिया एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी में पेज नंबर 321 एग्जाम्पल 11.4 में भी हिंट दिया हुआ है। क्लियर है। और ये आपका एक वीक मोनोबेसिक एसिड होता है। क्या होता है, वीक, स्ट्रॉन्ग नहीं, वीक और ट्राई नहीं, मोनो बेसिक एसिड होता है। तो यहाँ पे बोला है ये स्ट्रॉन्ग ट्राई बेसिक एसिड है, ये गलत लिखा हुआ है, तो आंसर होता है ऑप्शन सी। एनसीईआरटी पेज नंबर 321 और हिंट है इसका एग्जाम्पल 11.4 के अंदर भी। क्लियर हो गया, ओके। इट इज प्रिपेयर बाय एसिडिफाइंग एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ बोरेक्स। बिल्कुल सही है, ये भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ओके नेक्स्ट हम जो है वो टॉपिक है ग्रुप 14 एलिमेंट्स कार्बन फैमिली, यहाँ पर हमारे सामने प्रस्तुत हो चुकी है। नीट 2019 में क्वेश्चन आ चुका है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। हमसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। SnF4 इज आयोनिक इन नेचर। SN क्या होता है, टिन, यानी टिन फ्लोराइड इज आयोनिक इन नेचर। लेड फ्लोराइड इज कोवेलेंट इन नेचर। SiCl4 इज इजिली हाइड्रोलाइज्ड। या फिर GeX4, X का मतलब क्या होता है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन इज मोर स्टेबल देन GeX2, यानी यहाँ पर जो है वो GeX4 ज़्यादा स्टेबल होता है X2 में। अब क्या ये भी एनसीईआरटी में, यस, एनसीईआरटी पेज नंबर 324। कौन सा है, एनसीईआरटी पेज नंबर 324 रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन वाला पैराग्राफ है। साफ साफ सारी चीज़ें वहाँ पर लिख रखी है। यहाँ पर जो आपका टिन फ्लोराइड और लेड फ्लोराइड होता है ना, वो आयोनिक होता है, ये कोवेलेंट नहीं होता। अब हमसे क्या पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है। लेड फ्लोराइड जो है, लेड टेट्रा फ्लोराइड जो है उसको कोवेलेंट बोला है, ऐसा नहीं होता है। आपका जो टिन टेट्रा फ्लोराइड है वो भी आयोनिक होता है, और जो आपका लेड टेट्राफ्लोराइड है वो भी आपका आयनिक होता है, कोवेलेंट नहीं होता है। तो ये जो लिखा हुआ है कि कोवेलेंट होता है, ये गलत लिखा हुआ है। एनसीईआरटी में साफ साफ इन्होंने जो है वो बता रखा है। SiCl4 इज इजिली हाइड्रोलाइज्ड। जी हाँ, ये भी साफ साफ जो है वो भी एनसीईआरटी में लिख रखा है, और ये लाइन भी एनसीईआरटी में लिख रखी है। पेज नंबर है 324, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन के अंदर देख सकते हो। ओके नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 में आ चुके हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज नॉट स्टेबल। इनमें से कौन सा स्टेबल नहीं है। और यहाँ पर नीट 2019 में, अब एक इंटरेस्टिंग बात बता दूं आपको फिर से, एग्जाम्पल 11.6 है भैया एनसीईआरटी का। 11.6 एग्जाम्पल है एनसीईआरटी का, और कुछ भी नहीं है। डायरेक्ट एग्जाम्पल को कॉपी पेस्ट मारा गया, यहाँ पे डायरेक्ट एग्जाम्पल को क्या किया गया है, कॉपी पेस्ट किया गया 11.6 को। कौन सी चीज़ जो है वो नॉट स्टेबल, कौन सी स्टेबल नहीं है, तो ये आपकी SiCl6-2 वाले जो है वो स्टेबल नहीं है। दो रीज़न जो है वो एग्जाम्पल में दिए भी हुए हैं। पहला ये है कि जो 6 लार्जन क्लोरीन एटम्स है वो एकोमोडेट नहीं कर पाते स्मॉल Si मोलिक्यूल को, पहला रीज़न ये दिया हुआ है। इसके अलावा जो Cl मोलिक्यूल होते हैं उसके जो लोन पेयर होते हैं वो अच्छे से इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं Si के साथ में। तो ये दो रीज़न दिया है, और ये एग्जाम्पल है 11.6। क्लियर हो गया, ओके। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 नीट 2017 का यहाँ पे पूछा गया, इट इज बिकॉज ऑफ द इनएबिलिटी ऑफ NH2 इलेक्ट्रॉन ऑफ द वैलेंस शेल टू पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग दैट।
क्या होगा, जो हमारा टिन है यहाँ पर क्या है, ये टिन +2 ऑक्सीडाइजिंग है और लेड +4 जो वो रिड्यूसिंग है, या फिर दोनों के दोनों ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग है, या फिर टिन +4 रिड्यूसिंग है और लेड +4 ऑक्सीडाइजिंग है, या फिर लेड +2 रिड्यूसिंग है। अब आपको बता दूं इतनी सारे हो चुका है ये सब कुछ। ये भी एनसीईआरटी के पेज नंबर 324 केमिकल प्रॉपर्टीज और वहाँ पे ऑक्सीडेशन एंड यहाँ पर वो वाला जो पैराग्राफ है केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर सबसे पहला आता है ऑक्सीडेशन स्टेट। उस पैराग्राफ के अंदर लास्ट में आपको लिखा हुआ मिल जाएगा कि जो हमारे पास में जो लेड +2 होता है वो स्टेबल होता है, बट जो लेड +4 होता है वो ऑक्सीडाइजिंग होता है, और जो टिन +4 होता है वो स्टेबल होता है। क्या, टिन +4 स्टेबल होता है, बट टिन +2 जो होता है वो रिड्यूसिंग नेचर का होता है। ये हमारे पास में साफ साफ लिख रखा है एनसीईआरटी के अंदर। क्या, टिन +2 जो होगा वो रिड्यूसिंग होगा, टिन +4 रिड्यूसिंग नहीं होगा, बिल्कुल स्टेबल होगा, ये याद रखना। क्लियर है। और लेड +2 जो होता है वो स्टेबल होता है। क्लियर है, ये भी आपको याद रखना है। और लेड +4 ऑक्सीडाइजिंग होता है, रिड्यूसिंग नहीं होता है, यहाँ से भी ये लिख रखा है। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन डी। क्लियर हो गया। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर जो है वो 15 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सीडेशन स्टेट आर मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर लेड एंड टिन रिस्पेक्टिवली। मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक यानी मोस्ट स्टेबल। अब देख लो, सेम वही पैराग्राफ, वही लाइन, वही सब कुछ। एनसीईआरटी पेज नंबर 324 में लेड पूछा है, पीबी में हमारा मोर स्टेबल क्या होगा, पीबी में हमारा +2 मोर स्टेबल होता है, एसएन टिन का होता है एसएन में ज्यादा स्टेबल कौन सा होता है, +4 होता है। तो हमारा आंसर निकल कर आएगा ऑप्शन ए। क्लियर है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास में जो है वो क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे सामने है, कार्बन एंड सिलिकॉन बिलोंग्स टू द 4th ग्रुप्स, द मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कार्बन इन कॉमनली अकरिंग द कंपाउंड इज 4 वेयर इज दैट सिलिकॉन इज 6, दिस इज ड्यू टू द। अब भैया ये भी कोई बात नहीं, ये भी कोई बात है। अवेलेबिलिटी ऑफ लो लाइंग डी ऑर्बिटल इन सिलिकॉन, लार्ज साइज ऑफ सिलिकॉन, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर ऑफ सिलिकॉन, या फिर बोथ बी एंड सी। यहाँ पे जो है वो वैलेंसी सिलिकॉन की 6 क्यों चली जाती है, क्योंकि यहाँ पर लो लाइंग डी ऑर्बिटल भी होते हैं सिलिकॉन की वजह से, इसलिए चली जाती है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास में एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन में लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन। इलेक्ट्रिकल कंडक्शन को नहीं शो करता, यानी जो इंसुलेटर की तरफ बिहेव करता है। डायमंड, ग्रेफाइट, पोटेशियम, सोडियम। सोडियम और पोटेशियम तो आपको भी पता है कि डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देते हैं, ये तो होंगे ही होंगे। अब ग्रेफाइट और डायमंड, पेज नंबर 327 ग्रेफाइट वाले पैराग्राफ में दिया, ये इलेक्ट्रॉन कंडक्ट करवाती है, और डायमंड जो है वो आपका कंडक्ट नहीं करवाता है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, बहुत ही आसानी से। एनसीईआरटी पेज नंबर 327 पे दिया हुआ है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 18 है, इसको डायरेक्टली याद रख लेना। परसेंटेज ऑफ लेड इन लेड पेंसिल। लेड पेंसिल में लेड कितनी होती है, 0 होती है भैया, कोई लेड नहीं होती उसमें। आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारे पास में जो है वो क्वेश्चन नंबर 19 है, इन ग्रेफाइट इलेक्ट्रॉन आर। ग्रेफाइट के अंदर जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, लोकेलाइज्ड ऑन ईच कार्बन एटम, लोकेलाइज्ड ऑन एवरी 3rd कार्बन एटम, स्प्रेड आउट बिटवीन द स्ट्रक्चर, या फिर प्रेजेंट इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। 2 बार क्वेश्चन आ चुका है, 1997 और 1993 में। एनसीईआरटी पेज नंबर 326 ग्रेफाइट वाला अलग से पैराग्राफ दिया हुआ है, और यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो स्प्रेड आउट बिटवीन द स्ट्रक्चर होते हैं। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, एनसीईआरटी पेज नंबर 326। क्लियर हो गया। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में बोला गया, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ फोर्स बिटवीन 2 अदर कार्बन इज डायमंड। डायमंड में कौन से जो हैं वो बॉन्ड होते हैं, आयोनिक, कोवेलेंट, डाइपोलर, वंडरफुल। इंटरेस्टिंग बात बता दूं, एनसीईआरटी पेज नंबर 326 एग्जाम्पल 11.7 में चला जाना भैया। एग्जाम्पल 11.7, डायमंड इज कोवेलेंट। कैसा होता है डायमंड, कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। क्लियर हो गया। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर जो 21 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में बोला गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन इंसुलेटर, ग्रेफाइट, एल्यूमिनियम, डायमंड, सिलिकॉन। अभी बता के हैं डायमंड आपका जो वो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन नहीं करता है, तो वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। क्लियर हो गया। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर जो है वो देख लेते हैं 22। टॉपिक हमारा सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड सिलिकॉन। यहाँ पर हमारे सामने है क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। यहाँ पे हमें केवल करेक्ट बतानी है। 4 स्टेटमेंट हमारे सामने दिए, नीट 2020 का क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है, बहुत इंटरेस्टिंग है। ओके, बोला गया है कि हमें करेक्ट बतानी है। CO2 दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट फॉर आइसक्रीम एंड फ्रोजन फूड। सेकेंड है, द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन 16 कंटेन 12 6 कार्बन रिंग्स एंड 25 कार्बन रिंग्स। नेक्स्ट है, GSM-5 इज ए टाइप ऑफ जियोलाइट इज यूज टू कन्वर्ट एल्कोहल एंड टू गैसोलीन, एंड CO कार्बन मोनोऑक्साइड इज कलरलेस एंड ऑडरलेस गैस। ओके, तो यहाँ पर हमारे सामने देखिए द CO2
CO2 गैस इज यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट फॉर आइसक्रीम, ऐसा नहीं है, CO2 को हम इस टाइप से यूज़ नहीं करते हैं। पेज नंबर 328 NCERT में कार्बन डाइऑक्साइड का पूरा पैराग्राफ दिया है, पूरे से पढ़ लेना। ऐसा कोई रोल जो वो कार्बन डाइऑक्साइड का नहीं होता है। नेक्स्ट बात करते हैं द स्ट्रक्चर ऑफ C60 कंटेंट 12, 6 कार्बन रिंग्स। इन्होंने बोला कि 12 जो है वो 6 कार्बन रिंग्स होती है और 20 जो होती है वो 5 कार्बन रिंग्स होती है, इस टाइप से इन्होंने बोला है। ये थोड़ा सा कंफ्यूज मत हो जाना इसमें कि 12 6 क्या लिखा है, 25 वो 25 मत पढ़ लेना कि 25 कार्बन रिंग्स, इस टाइप से ये थोड़ा सा अलग अलग है। क्लियर है? तो यहाँ पर जो C16 होता है वो फुलरेन के अंदर आता है। NCERT में दिया हुआ है साफ साफ, NCERT पेज नंबर 326 में देख लेना। क्लियर है? और वहाँ पे जो हमारे पास में C60 होती है उसको हम बोलते हैं बकमिंस्टर फुलरिन। क्या बोलते हैं? BUC के बकमिंस्टर फुलरिन बोलते हैं। अब यहाँ पर ध्यान से इन्होंने क्या बोला है कि 12 6 कार्बन होता है, एक्चुअल में यहाँ पर 26 कार्बन होता है और 12 जो होते हैं वो 5 कार्बन होता है। गलत लिखा हुआ है, NCERT में दिया हुआ है साफ साफ पेज नंबर 326 के ऊपर, तो ये गलत हो गया। ZSM-5 इज ए टाइप ऑफ जियोलाइट इज यूज टू कन्वर्ट एल्कोहल इनटू गैसोलीन, बिल्कुल सही है। NCERT के पेज नंबर 330 पर दिया हुआ है, जियोलाइट वाला पैराग्राफ देख लेना। क्लियर है? CO इज कलरलेस एंड ऑडरलेस गैस, बिल्कुल सही है, पेज नंबर 327 NCERT में दिया हुआ है। तो हमारे COD जो वो करेक्ट है और A और B जो वो इनकरेक्ट है। करेक्ट पूछा है COD, आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। क्लियर हो गया? ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में आगे हैं भैया, नीट 2019, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज यूज्ड एज कॉस्मेटिक सर्जरी। कॉस्मेटिक सर्जरी में किसको यूज करते हैं? NCERT में पेज नंबर 330 फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ लेना, वहां पे मिल जाएगा। ऑप्शन दिए सिलिका, सिलिकेट, सिलिकॉन, जियोलाइट। आंसर आ जाएगा आपका बहुत आसानी से सिलिकॉन। क्या आ जाएगा? सिलिकॉन, ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 24 है, विच ऑफ दिस इज नॉट ए मोनोमर फॉर ए हाई मोलिकुलर मास सिलिकॉन पॉलीमर। कौन सा मोनोमर की तरह यूज नहीं कर पाएंगे? नीट 2013 में दिया हुआ है, क्वेश्चन आ चुका है। NCERT पेज नंबर 329, यहाँ पे बोला गया कि M3SiCl, PSSiCl3, MiSiCl3 या फिर Me2SiCl2। ये Mi क्या है? मिथाइल है। अब यहाँ पर देखिए सिंपल, कौन सा? NCERT का पेज नंबर 329 और वहाँ पर लिख रखा है जो Me3 यानी मिथाइल 3SiCl जो होता है उसको यूज़ करते हैं चेन टर्मिनेटिंग ऑर्गन की तरह। कैसे? चेन टर्मिनेटिंग ऑर्गन की तरह, यानी अगर कोई चेन है उसको टर्मिनेट करना है, उसको स्टॉप करना है, तो वहाँ पर हम M3SiCl को यूज़ करते हैं, मिथाइल 3SiCl को यूज़ करते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका सिंपल मतलब हुआ कि इसको हम जो है वो मोनोमर की तरह यूज़ नहीं कर सकते हैं। ये डाइमर है। क्या है? ये डाइमर की यूज़ किया जाता है और उसको चेन टर्मिनेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, NCERT पेज नंबर 329 में दिया हुआ है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 25 है, नीट 2013, द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ सिलिकेट इज। बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ सिलिकेट इज NCERT पेज नंबर 330, सिलिकेट वाला पैराग्राफ, SiO4-4। क्या है? SiO4-4 जो होती है वो बेसिक यूनिट ऑफ होती है सिलिकेट की। बहुत आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन नंबर जो है वो 26 है। यहाँ पर वापिस ये बोला गया कर्नाटका नीट 2013, which statement is wrong? Beryl is an example of cyclic silicate. Mg2SiO is an orthosilicate. Basic structural unit in silicate is the SiO4 tetrahedron and feldspar are not aluminosilicate. अब आपको ये बेराइल वगैरह NCERT में नहीं दिखा है, हमने कहीं लिखा ही नहीं कि यहाँ पे साइक्लिक सिलिकेट होते हैं, ऑर्थोसिलिकेट, इस टाइप का हमने कहीं पढ़ा ही नहीं। तो देखिए सिलिकेट 3 टाइप के होते हैं, ऑर्थो, पायरो और साइक्लिक। ये नहीं दिया NCERT में, ये मैं बता देता हूँ। अब आप कहोगे तो फिर इसमें NCERT से तो ये आउट ऑफ NCERT नहीं हुआ। NCERT पेज नंबर 330 पैराग्राफ है जियोलाइट वाला, बिल्कुल लास्ट पैराग्राफ इस पूरे कंप्लीट चैप्टर का। वहाँ पर साफ साफ लिख रखा है जो आपका फेल्डस्पार्स होता है ना, वो एक एल्यूमिनोसिलिकेट है, यानी ये एक आपका जियोलाइट का एग्जाम्पल है और इसको एल्यूमिनोसिलिकेट बोलते हैं और इसका एग्जाम्पल है फेल्डस्पार। और इन्होंने बोला कि ये नोट है एल्यूमिनोसिलिकेट, ये गलत हो गया और हमसे पूछा क्या है? रॉन्ग स्टेटमेंट पूछिए, तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 27 है, नेम द 2 टाइप ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सिलिकेट इन विच 1 ऑक्सीजन एटम ऑफ इज शेयर्ड। हमें बताना है कि कौन सी ऐसी स्ट्रक्चर है सिलिकेट का जहां पर ऑक्सीजन जो एटम होते हैं वो शेयर किए जाते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर लीनियर शीट, पायरोसिलिकेट या फिर 3 डायमेंशनल। यहाँ पर देखिए
आप इसको बोल सकते हो कि ये आउट ऑफ एनसीईआरटी है। बहुत पुराने पहले टाइम पे सिलिकेट के सारे टाइप वगैरह सब कुछ आते थे, बट यहाँ पर जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा पायरोसिलिकेट। अब पायरोसिलिकेट के अंदर होता क्या था कि यहाँ पर जो SiSi है वो एक ऑक्सीजन को इस टाइप से शेयर करते थे, तो इसीलिए इन्हें इस टाइप से पूछा है। तो ये पायरोसिलिकेट के अंदर आता है, आंसर आ जाता है ऑप्शन सी 2011 में। ओके, नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन नंबर जो है वो है 28। अब बोला गया द स्ट्रेट चेन पॉलीमर इज फॉर्म्ड बाय। स्ट्रेट चेन पॉलीमर कैसे फॉर्म की जाती है? हाइड्रोलाइज्ड ऑफ CH3 SiCl3 फॉलोड बाय द कंडेंसेशन ऑफ पॉलीमराइजेशन, हाइड्रोलाइज्ड ऑफ द मिथाइल 3Si बाय एडिशन ऑफ पॉलीमराइजेशन, हाइड्रोलाइज्ड ऑफ C3 ट्वाइस SiCl2 फॉलोड बाय कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, या फिर हाइड्रोलाइज्ड ऑफ CH3 3SiCl फॉलोड बाय द कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। एनसीईआरटी पेज नंबर 329 सिलिकेट वाला पैराग्राफ, उसमें ये रिएक्शन करके भी दिखाई गई है कि वहाँ पे जो हमारा CH3 ट्वाइस SiCl2 होता है उसको हाइड्रोलाइज किया जाता है, फिर उसके बाद में कंडेंसेशन करके पॉलीमराइजेशन किया जाता है। तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे डायरेक्टली ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन नंबर जो है वो है 29। विच ऑफ द फॉलोइंग एनाइन इज प्रेजेंट इन द चेन स्ट्रक्चर ऑफ सिलिकेट? चेन स्ट्रक्चर, अब देखिए ये एनसीईआरटी में नहीं है, 2007 में पुरानी वाली एनसीईआरटी में होता था सिलिकेट के बहुत सारे एग्जांपल बहुत डिटेल में होता था, अब नहीं है, तो मैं फिर आपको बता रहा हूँ। डायरेक्ट याद रखना, इन इज प्रेजेंट इन चेन स्ट्रक्चर ऑफ सिलिकेट। तो कौन सा एनाइन होता था चेन स्ट्रक्चर के अंदर? वो होता था SiO32- का N। तो यहाँ पे डायरेक्टली याद रख लेना, आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 13 है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द जियोलाइट इज फॉल्स? जियोलाइट के लिए कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है? दे आर यूज्ड एज ए कैटाइन एक्सचेंजर। सबसे पहले बोला इन्होंने कि कैटाइन एक्सचेंजर। दे हैव ओपन स्ट्रक्चर विच अनेबल देम टू टेक अप द स्मॉल मॉलिक्यूल। ओके, जियोलाइट आर एल्यूमिनियम सिलिकेट हैविंग 3-dimensional नेटवर्क एंड सम ऑफ द SiO4 यूनिट्स आर रिप्लेस्ड बाय AlO4 5- एंड AlO6 9- आयन जियोलाइट। जियोलाइट वाला पैराग्राफ है, एनसीईआरटी में पेज नंबर 330 है। बाकी तीनों जो पॉइंट है वो सारे के सारे एनसीईआरटी में दिए हुए हैं साफ साफ। इस टाइप का कुछ भी नहीं होता है कि यहाँ पर जो है SiO4 जो है उसको रिप्लेस कर दिया जाए Al या फिर AlO6 में। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड वगैरह उसको रिप्लेस नहीं करते हैं, ये गलत लिखा हुआ है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 31 है। द सब्सटेंस यूज्ड एज ए स्मोक स्क्रीन इन वारफेयर इज। वारफेयर में स्मोक स्क्रीन की तरह कौन यूज़ किया जाता है? SiCl4 PS3 PCl5 या फिर एसिटाइलिन। अब ये इसको याद कर लेना, SiCl4 जो होता है वो हाइड्रोलाइज हो जाता है और उसको यूज़ किया जाता है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। क्लियर है? अब नीट 2021 और 2022 के क्वेश्चन देखते हैं। नीट 2021 में इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन आया, नॉट ए सिंगल क्वेश्चन नीट 2021 में पूछा गया, बट 2022 में जो है वो 2 क्वेश्चन आए हुए हैं। कितने क्वेश्चन आए? 2 क्वेश्चन आए। अब मैच द कॉलम आया MgS2 GeH4 B2H6 और HF। अलग अलग चैप्टर से हो सकते हैं, जैसे आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है तो आपको पता है SPLO वाले से हो सकता है ये, तो इसी टाइप से यहाँ पर ये दोनों जो है वो इसी चैप्टर से, और HF जो है वो आपका नेक्स्ट वाले P ब्लॉक से है जहाँ पे फ्लोराइन वगैरह हेलोजन ग्रुप वगैरह में आता है। अब देखिए हमसे मेन क्या पूछा गया, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, आपको फिर बता रहा हूँ एनसीईआरटी में ही है डायरेक्टली सारा का सारा। अब जो MgS2 होता है वो एक आयोनिक कंपाउंड होता है। कैसा होता है? आयोनिक कंपाउंड होता है, S ब्लॉक के अंदर आता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं GeH4। GeH4 जो होता है वो एक इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज होता है। एनसीईआरटी के पेज नंबर 324 में ये आपको मिल भी जाएगा। इसी चैप्टर में जो P ब्लॉक वाला है 13 और 14 ग्रुप, उसमें एनसीईआरटी का पेज नंबर 324 वहाँ पर मिल जाएगा कि ये इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज होता है। अब क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर कोई भी लोन पेयर वगैरह है नहीं, कोई भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है नहीं, और यहाँ पर इसको ऑक्टेट कंप्लीट करना था तो वो ऐसे ऑक्टेट कंप्लीट हो भी गया, तो वो इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज के अंदर आता है। B2H6 डाइबोरेन भैया 1000 बार पढ़ चुके हैं, कई जगह आ चुका है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, कोई बताने की ज़्यादा इंपॉर्टेंस है भी नहीं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। HF फ्लोरीन जो हेलोजन ग्रुप है P ब्लॉक वाला नेक्स्ट वाला, उसमें आएगा भी, और ये इलेक्ट्रॉन रिच होता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है फ्लोरीन के पास में जो होता है वो क्या हो जाता है? लोन पेयर आ जाते हैं, तो यहाँ पर ये एक इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड हो जाता है, तो ये होगा इलेक्ट्रॉन रिच। अब देख लेते हैं ए जो है वो हमारा 4 के साथ जाना चाहिए, ए हमारा 4 के साथ 1 में ही जा रहा है, तो हमारा यहीं से आंसर आ रहा है। फिर चलो आगे देखते हैं, बी हमारा फर्स्ट के साथ जाना चाहिए, बी फर्स्ट के साथ जा रहा है। सी हमारा सेकंड के साथ जाना चाहिए, सी सेकंड के साथ, और डी हमारा जो है वो थर्ड के साथ जाना चाहिए, तो हमारे पास में जो है वो आंसर आ गया ऑप्शन फर्स्ट। क्लियर हो गया? ओके, ये है हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट डाइबोरेन? नॉट करेक्ट, मैंने बताया था इस टाइप का नीट 2022 में क्वेश्चन आ चुका है, याद रखना, मैंने सारे पैराग्राफ पेज नंबर सब बताया था। 1999 में क्वेश्चन भी आया था और मैंने वहाँ पर सब कुछ आपको बता भी दिया था।
तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 10 था, देर आर 2 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, द 4 टर्मिनल BH बॉन्ड आर 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, द 4 टर्मिनल हाइड्रोजन एटम एंड द 2 बोरॉन एटम लाइन 1 प्लेनर एंड बोथ बोरॉन एटम आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड। नॉट करेक्ट पूछा है डाइबोरेन का, और मैंने बताया था sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, sp2 नहीं होती है। साफ साफ NCERT में लिख रखा है भैया, कौन सा पेज नंबर 322 फिगर 11.2 B, उसके नीचे लिख रखा है सारा का सारा ये चीज़। तो ये जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड वाला वो गलत हो गया, तो आंसर आ गया ऑप्शन 4। क्लियर हो गया, ये सब कुछ था इस वीडियो के लिए। मिलती है जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।